इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरी तरीके से अंत तक देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग 2 फरवरी का वायरल क्वेश्चन करने वाले फिजिक्स का। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है फिजिक्स का जो परीक्षा है वो 2 फरवरी को होने वाली है, और अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरीके से अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्न को करेंगे ये सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला। तो प्लीज आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और एक बार शेयर कर देंगे ताकि वो लोग भी देख पाए। जैसे कि आपको दोस्तों परीक्षा का पूरा पैटर्न मालूम है, आपको टोटल समय जो है वो 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। टोटल जो मार्क्स है दोस्तों वो 70 नंबर का रहेगा, यानी कि 70 मार्क्स से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 मार्क्स जो है वो आपको प्रैक्टिकल में मिलेगा। 1 से लेकर के 70 तक आपको प्रश्न दिया रहेगा, उसमें से दोस्तों आपको ओनली 35 का ही बनाना है, यानी कि ओएमआर शीट पे सिर्फ आपको 35 क्वेश्चन का ही आंसर लिखना है, ये आपको पता है। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका देखिए मॉडल सेट 1 यहाँ पर बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया जाता है वही है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्नों को करेंगे ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कारगर साबित होगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होगा। बस आप एक बार देखिए, 8-10 प्रश्न को देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, फटाफट आप लोग आंसर देंगे। आर दूरी से विलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला जो बल है वो समानुपाती होता है किसका? आर का, आर स्क्वायर के, आर पे पावर -2 या फिर आर पे पावर -1। दोस्तों आप लोग फॉर्मूला तो जानते होंगे कि एक जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/r², ठीक है। यानी कि आप लोग एक लॉ जानते होंगे, लॉ में जिसमें क्या होता है कि m1 m2 के जो है क्या होते हैं, m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वहीं पे 1/r² का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जब हम लोग r को ऊपर लेके चले आएंगे तो r पे पावर -2 हो जाएगा। तो दोस्तों राइट साइड पर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो दोस्तों समानुपाती होता है r पे पावर -2 के। तो राइट साइड ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगर यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देता है m1 m2 तो आपका वो राइट आंसर होता है, ठीक है। तो दोनों आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 2, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है। हमने आपको कई बार डायमेंशन फार्मूला जो है विद्युत फ्लक्स का बता चुके हैं, बिल्कुल इसके राइट आंसर होगा दोस्तों, वो है ml पे पावर 3 t-3 i-1, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है दोस्तों, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है। कभी अगर आपको पूछ देगा मात्रक, तो मात्रक के बारे में आपको पता ही है, वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर जो है वो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। तो वहीं पे जो विमीय सूत्र है यानी कि डायमेंशन फार्मूला है वो क्या होता है, ml3 t पे पावर -3 i पे पावर -1, और i की जगह कभी कभी a भी दिया हुआ रहेगा, आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 3, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। p विद्युत आघूर्ण वाले एक वैद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला जो बल होगा वो आघूर्ण होगा कितना का? बिल्कुल 3 के दोस्तों यहाँ पर आंसर आएंगे, वो है P क्रॉस E का। करेक्ट सर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 4, एकांक आवेश को समविमीय सतह पर x मीटर ले जाने में किया गया जो कार्य होगा वो क्या होगा? यानी कि एकांक आवेश है, उसको अगर समविमीय सतह पर हम लोग x मीटर दूरी लेके जाएंगे तो बताइए वहां पर W बराबर क्या होगा, यानी कि किया गया कार्य बराबर क्या होगा? बिल्कुल 4 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है 0। ध्यान रखिएगा इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे 0। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 5, आवेशित खोखले गोले चालक के अंदर विद्युतीय तीव्रता होती है। देखिए प्रश्न आपका बार बार रिपीट हो रहा है। मैंने आपको कहा था, कल भी आपको बताया था कि देखिए गोला है, गोले के अंदर दोस्तों चारों तरफ जो है चार्ज है, ठीक है, लेकिन अंदर में क्या है, खोखला है। तो क्योंकि अंदर में चार्ज 0 है तो किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। तो दोस्तों राइट साइड पर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे 0, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न नंबर 6, एक चालक जिसकी धारिता जो है वो कितना दिया हुआ है, 20 माइक्रोफराड, ठीक है। इसको हम लोग 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। अब आप लोग बताएंगे कि चालक की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी? बिल्कुल 6 के दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपको जाएंगे 10 पे पावर 4 जूल, ऑप्शन बी। लेकिन आप लोग को हमेशा मैं बता रहा हूं प्लीज आपको न्यूमेरिकल को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन जो है वो बहुत ज्यादा है। आप लोग कोशिश ये करेंगे जो सेकंडों में क्वेश्चन बन जाए सिर्फ उसी को बनाना है। ये बात को प्लीज ध्यान पे रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न नंबर 7, सेल का ईएमएफ मापा जाता है। ईएमएफ जो केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े होंगे ईएमएफ के बारे में, ठीक है। तो बताइए सेल का जो ईएमएफ मापा जाता है वो किससे? वोल्ट मीटर से, वोल्ट मापी से, एमीटर से, वोल्टामीटर से। देखिए हम लोग यहाँ पर ये जानते हैं कि कोई भी ईएमएफ को जो मापा जाता है वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको सेल का ईएमएफ पूछ रहा है तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो ए हो जाएंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है, आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को कंफर्म कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं वहां पर पिन अप कर दूंगा, ठीक है। तो सेल का ईएमएफ किससे मापा जाता है? मुझे लग रहा है ए होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे बी भी बोल रहे हैं बी मापी। तो आप लोग प्लीज इसको भी कंफर्म कर दीजिएगा, वरना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न नंबर 8, किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? संवेग, ऊर्जा, आवेश, कोणीय संवेग। तो किरचॉफ का जो धारा नियम है वो किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? बिल्कुल दोस्तों 8 के आपके यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो है आवेश।
संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है किरचॉफ का धारा नियम। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको हम लोग ईवी बोलते हैं, इसके द्वारा मापा जाता है। कल भी देखिए आपका ये प्रश्न आया था। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब भी आपको आ जाए तो आपको सीधा ऊर्जा यानी कि एनर्जी लिख देना, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो है ऊर्जा को मापा जाता है। ऊर्जा बराबर क्या होता है, वर्क होता है यानी कि काम होता है। देखिए अगला प्रश्न आपका, चुंबकीय क्षेत्र जो आपका बी दिया हुआ है और स्थित यहाँ पर एम जो आपके क्या दिया हुआ है, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे कि धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ का जो मान होगा वो क्या होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल दोस्तों 10 के राइट आंसर आपको जाएंगे वह टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, यानी कि ऑप्शन ए आपके 10 के बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। एक गैलोमीटर का जो प्रतिरोध है दोस्तों वो आपका जी दिया हुआ है, कैपिटल जी। मुख्य धारा का 1% ही गैलोमीटर में प्रवाहित हो, इसके लिए संट का मान कितना होना चाहिए। बिल्कुल 11 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर आपको जाएंगे वो है जी बाटा 99। ऑप्शन आपके ए बिल्कुल 11 का करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, किसी वृत्तकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, यदि कुंडली की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का मान होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, बराबर रहेगा, आधा रहेगा, दुगुना हो जाएगा या फिर चौगुना हो जाएगा। 12 के दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आधा हो जाएगा, ठीक है। हम लोग फटाफट सभी प्रश्न का आंसर को देते हैं। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक बार शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों को, ताकि वो भी जो है इस क्लास का लुत्फ उठा पाए। प्लीज आप लोग शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, डायनामो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है बताइएगा। तो कई बार हमने आपको ये प्रश्न करवाया, बिल्कुल आपको जाएंगे वो है विद्युत चुंबकीय, आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो डायनामो के जो कार्य का सिद्धांत है दोस्तों वो विद्युत चुंबकीय पर आधारित है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, ध्यान से देखेंगे आप लोग प्रश्न को। स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। हमने आपको ये भी प्रश्न करवाया कि स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर को प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रम से N1 और N2 लपेटे हैं, तब बताइए वहां पर N2 बड़ा होगा या N1। मैंने आपको कई बार करवाया है। प्राइमरी में देखिए आपका N1 दिया हुआ है, यानी कि पहले N1 को लपेटा गया, फिर बाद में N2 को। अब आप लोग बताइए, N1 को लपेटे तो थोड़ा मोटा हुआ, अब फिर N2 को लपेटेंगे तो वो ज्यादा मोटा होगा, तो ज्यादा कौन सा बड़ा होगा, बिल्कुल आपका N2 बड़ा हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, N2 इज ग्रेटर देन N1, ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से आप लोग देखिएगा। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, पूछा गया प्रश्न आपको, एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। हमने आपको ये प्रश्न जो है कई बार करवाया है। बिल्कुल 16 के दोस्तों राइट आंसर आपको देंगे वो है R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है। तो एलआर परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है ऑप्शन भी आपके 16 के बिल्कुल करेक्ट उत्तर रहेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र B के मान का अनुपात होगा। 17 का बिल्कुल यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपके 1 अनुपात यानी कि 1/√2। ऑप्शन भी आपके 17 के बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का जो मान होगा वो क्या होगा। हमने आपको ये भी प्रश्न कई बार करवाया कि ये जो है परपेंडिकुलर होता है, यानी कि लंबवत होता है। तो राइट आंसर लंबवत का क्या हो जाएगा, बिल्कुल 90 डिग्री, ठीक है। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का जो मान है वो 90 डिग्री का होता है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचलन की जो दिशा होती है वो कैसी होती है, फटाफट बताइएगा। ई के समांतर, बी के समांतर या फिर बी क्रॉस ई के समांतर, ई क्रॉस बी के समांतर। देखिए इस क्वेश्चन में जो है अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं। आपको जो राइट आंसर दोस्तों वो लगाना है बी क्रॉस ई के समांतर, ठीक है। जब भी आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचलन की जो दिशा होती है वो कैसी होती है, तो दोस्तों वो जो है बी क्रॉस ई के समांतर होती है, यानी कि राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। इस क्वेश्चन पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बार बार ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो जब भी आपको पूछा जाए विद्युत चुंबकीय तरंग के संचलन की दिशा, तो आपको बी क्रॉस ई के समांतर लगा देना है। और एक प्रश्न मैंने आपको बताया कि एलआर परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, कोस फाई लिखते हैं, कोस फाई, ठीक है। तो कोस फाई बराबर क्या होता है दोस्तों, तो कोस फाई बराबर जो है R बटा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होता है। इसको देखिए निकाला जाता है, बहुत ही बड़ा फॉर्मूला होता है, आपको सिंपली रट लेना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है आपको सीधा पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर Z बराबर जो है आपका निकलता है R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ पर कोस फाई बराबर जो है R, ये फॉर्मूला है आपको सिंपली कोस फाई बराबर अंडर मतलब कि R बटा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, याद रखना, ठीक है। और एक यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है जो कि कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट को होता है। 10 नंबर प्रश्न क्या आता है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय क्षेत्र को लोग बी से डिनोट करते हैं, और जो आपका चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास है उस द्वारा अनुभूत बल जो आघूर्ण है जिसको हम लोग टाउ बोलते हैं, उसका मान क्या होगा दोस्तों। तो बिल्कुल आपकी ए ही सही होगा, गलत नहीं लगाना, एम क्रॉस बी, ठीक है। सभी प्रश्न आपको बिल्कुल सही है, और जो भी प्रश्न आपसे नहीं बनता प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, और प्लीज आज वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों में से बहुत सारे कम मतलब कि बहुत कम छात्र शेयर करते हैं, तो प्लीज आप लोग शेयर कीजिएगा, इतना आप लोगों से उम्मीद करते हैं। चलिए, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर
चमकता नजर आता है। बताइएगा अपवर्तन से, परावर्तन से, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से या फिर विवर्तन से। काफी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका आंसर होगा दोस्तों वह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से जो है किसी भी यानी कि हवा का जो बुलबुला है वो पानी के अंदर चमकता नजर आता है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, दो लेंस जिनकी क्षमता जो है आपको दिया हुआ है -15D प्लस 15D। अब बताइए इसको हम लोग समाक्षीय सटाकर अगर रखेंगे तो जो संयोजन की जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी। वैसे तो ये न्यूमेरिकल है, आपको बिल्कुल नहीं बनाना है, टच भी नहीं करना है, लेकिन इसका जो यहाँ पर आंसर होगा वो है -10 सेंटीमीटर। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। बताइएगा तो कल भी आपको ये प्रश्न करवाया था कि खगोलीय दूरदर्शक में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है। 22 के दोस्तों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो है आपके काल्पनिक और सीधा। ध्यान रखिएगा खगोलीय दूरदर्शक में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और सीधा होता है। 22 के आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। तो बताइए बेलनाकार लेंस का जो व्यवहार यानी कि जो प्रयोग किया जाता है कौन से आंख के दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टिता, तेज दृष्टिता या फिर ऑस्टिग्मेटिज्म या फिर जरा दृष्टिता। बिल्कुल 23 के दोस्तों आंसर हो जाएंगे वो है ऑस्टिग्मेटिज्म, क्योंकि आपको पता है निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हो गया। निकट दृष्टि दोष का मतलब हुआ कि आपको नजदीक दिखाई देगा, दूर दिखाई नहीं देगा, और जब दूर नहीं दिखाई देगा तो वहां पर जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट आपको पूछा भी जाता है कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का, तो अवतल, और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए कौन सा, उत्तल। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष मतलब क्या होगा, यानी कि उसको दूर दिखाई देगा, नजदीक नहीं। जब आपको नजदीक नहीं दिखाई देगा तो आपको उत्तल लेंस लेना पड़ेगा। और वहीं पे ऑस्टिग्मेटिज्म, इसका दोस्तों निवारण के लिए दोस्तों बेलनाकार लेंस का व्यवहार यानी कि प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 24, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका। प्रकाश के रेले प्रकीर्णन में परिकित प्रकाश का जो परिमाण तरंगदैर्घ्य लैम्डा के किस रूप के समानुपाती होती है। कई बार हमने आपको करवाया, बिल्कुल इसके आंसर यहाँ पर प्रश्न बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे 1/λ/4। ठीक है, बहुत ही आसान और इंपोर्टेंट प्रश्न आपका। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण क्या है। हमने आपको ये भी प्रश्न करवाया, बिल्कुल राइट हो जाएंगे वो है व्यक्तिकरण। ऑप्शन आपके ए जो है 25 के बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका ब्रूस्टर का नियम है। बताइएगा ब्रूस्टर का नियम यहाँ पर क्या होगा। 26 का बिल्कुल आपके यहाँ पर जो राइट हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल 26 के दोस्तों आंसर हो जाएंगे वो है म्यू बराबर 10 IP। ठीक है, तो ब्रूस्टर का नेम क्या हो जाएगा, म्यू बराबर 10 IP। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 27, कई बार हमने आपको ये भी करवाया है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या हो जाएगी। बिल्कुल 27 के दोस्तों आंसर होंगे वो है hc/λ, ऑप्शन ए। जो भी इजी प्रश्न है आप लोग फटाफट उसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। बात हो रही है यहाँ पर दृश्य भाग की, और हमने आपको ये भी प्रश्न कई बार करवाया है, बिल्कुल आंसर आएंगे वो है वामन श्रेणी। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो वामन श्रेणी है दोस्तों वो दृश्य भाग में पड़ती है, और फोटोन की ऊर्जा जो है वो hc/λ होता है। ये सभी प्रश्न बहुत ही फेमस प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित है। आवेश रहित मतलब आवेश के बिना। अल्फा का तो चार्ज है, बीटा का भी चार्ज है, आपको फोटोन और प्रोटोन इन दोनों में से बताइए कौन होगा। 29 के बिल्कुल आपके दोस्तों आंसर आएंगे वो है फोटोन। कभी कभी देखिए आपको प्रोटोन कण दे देगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, प्रोटोन में जो है आपका एक पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन फोटोन में कोई भी चार्ज नहीं होता, तो ये क्या है, आवेशित रहित यानी कि कोई भी चार्ज नहीं होता, चार्जलेस होता है। देखिए अगला प्रश्न आपका, जितने समय में किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल हो जाएंगे वो है अर्ध आयु। ठीक है, यानी कि जो शुरुआत में रहता है उसका आधा हो जाता है जितना समय में, उसी को हाफ लाइफ बोलते हैं, यानी कि अर्ध आयु बोलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 31, एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक जो धारावाहक होते हैं वो क्या होते हैं। यानी कि एन टाइप के जो अर्धचालक है उसमें जो ज्यादा धारावाहक करते हैं वो कौन करते हैं। अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर छिद्र, यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल। बिल्कुल 31 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 31 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 32, पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति क्या होगी। अगर आपको पूछा जा रहा है कि पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज दिया हुआ है तो निर्गम आवृत्ति जो है वो क्या होगी, तो 32 का बिल्कुल आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 100 हर्ट्ज। ठीक है, तो ऑप्शन सी। अब देखिए ये प्रश्न मैंने आपको कई बार करवाया, कई बार। नंद गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है। देखिए और गेट के लिए आपका ये हो जाएगा और गेट, ये आपका हो जाएगा एंड गेट। ठीक है, एंड में डॉट आता है और में जो है प्लस आता है, और वहीं पे उसके ऊपर अगर बार लग जाए तो ये आपका हो गया नॉर गेट। ये कौन सा, ए वाला हो गया नॉर गेट। वहीं पे दोस्तों ये जो है आपका हो गया नंद गेट, क्योंकि आप देखेंगे अगर तो ए डॉट बी बराबर एंड और ऊपर में बार लग गया तो नंद। ठीक है, तो नंद मतलब क्या हो गया कि नॉट गेट और एंड गेट यहाँ पर जुड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 24, दार्शनिक संख्या 15 का द्विधारी में मान क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों 34 के राइट आंसर हो जाएंगे 11141 राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी नियम आपको पता होनी चाहिए, वैसे मैं बता दूंगा, डोंट वरी किसी वीडियो में। फिलहाल आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होना चाहिए।
देखिए ये तो मेगा हर्ज में होना चाहिए, ये तो आप लोग को पता है। अब बताइए बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। तो 30 MHz से लेकर 30 मेगा हर्ज से लेकर के 300 मेगा हर्ज तक टीवी प्रसारण के लिए आवर्ती परास का होना चाहिए, यानी कि उपयोग होता है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 36, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा जो कम नहीं हो सकती है वो कितना से कम नहीं हो सकती। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और कोई भी न्यूनतम मात्रा जो है दोस्तों वो कोई भी चार्ज है इससे कम नहीं होगा, यानी कि 36 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इससे जो है किसी भी चार्ज कम नहीं होगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 37, एक लंबे समरूप आवेष्ट जो है वो सीधे तार से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 एवं दूरी 2r पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है दोस्तों वो E2 होगी। अब आप लोग बताइएगा E1 और E2 का जो अनुपात है वो क्या होगा। 37 के बिल्कुल यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो है आपके दोस्तों 2:1। ध्यान देखिएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो जब भी आपको प्रश्न पूछा जाए, देखिए दुगुना अगर दूरी रहेगा तो उल्टा हो जाता है, ठीक है। देखिए E1 ज्यादा हो गया, E2 कम हो गया, जितना ज्यादा दूरी रहेगा उतना कम होगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, ये प्रश्न भी मैंने आपको करवाया था कि देखिए अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र z अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव होगा। अगर यहाँ पर आपको z अक्ष दे देगा तो आपको सिर्फ यहाँ पर x और y को ढूंढना है, ठीक है, यानी कि z को नहीं ढूंढना है। यहाँ पर z है ये भी 31, यहाँ पर z है ये भी खत्म, और यहाँ पर ये तो है ही खत्म, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न देखिए आपको पूछा गया है, अगर यहाँ पर आपको z अक्ष यहाँ पर दिया ना, z अक्ष अगर यहाँ पर आपको x दे देता तो अब आप यहाँ पर क्या ढूंढना था, x के जो बिना है यानी कि y और z को ढूंढना था, ठीक है। और वहीं पे अगर यहाँ पर आपको दे देता y तो फिर आपको यहाँ पर x और z को ढूंढना था। तो यहाँ पर आपका z दिया तो आपको यहाँ पर सिर्फ x y को ढूंढना है, z के अलावा, यानी कि z को छोड़ करके, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न, ये सब ट्रिक है, आपको याद रखना है। जब भी आपको इस तरह का प्रश्न मिले सीधा आंसर लगा देना, सीधा। और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक नहीं किया तो वेबसाइट पे जाकर के गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र पे जाकर जरूर सर्च कीजिए तनु क्लासेस, वहां पर आपको सारा पीडीएफ मिल जाती है, या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। बहुत बढ़िया। देखिए प्रत्येक r त्रिज्या तथा q आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। तो बड़े बूंदी की जो स्थिति ऊर्जा होगी वो क्या होगी। पहले तो यहाँ पर 8 बूंद है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और 39 का आंसर बिल्कुल एनसीईआरटी क्वेश्चन आपका वो हो जाएगा दोस्तों 32 गुना, यानी कि 4 गुना ज्यादा होता है, ठीक है। तो आंसर आपके 39 के ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। बताइए तो संयोजक तार बनाने के लिए सबसे ज्यादा उत्तम कौन सा होगा। बिल्कुल दोस्तों 40 की राइट हो जाएंगे वो है तांबा। तांबा जो है कोई भी संयोजक तार बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी है, सबसे अधिक उत्तम है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए तो यहाँ पर आपको तांबा याद रखना है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है। कई बार हमने आपको ये प्रश्न करवाया है, प्लीज आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों 41 के जो यहाँ पर राइट हो जाएंगे वो है अच्छा यहाँ पर 1 सेकंड, बिल्कुल 41 के जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको देंगे लेड टीन मिश्र धातु। ध्यान रखिएगा, देखिए ये दोनों प्रश्न में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर अगर पूछा जाए कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए अधिक उपयोगी है तो वो है तांबा। और यहीं पे अगर पूछा जाए फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है दोस्तों, तो वो जो है मिश्र धातु से होता है। इसमें लेड भी होता है, टीन भी होता है, कैडमियम भी होता है, जिसको हम लोग सीडी लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो फ्यूज तार बनाने के लिए सभी पदार्थ का उपयोगी होता है। तो करेक्ट सर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, ना ही आपका टंगस्टन होगा ना ही आपका तांबा होगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, 3 प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक का जो प्रतिरोध है वो R है, उसको अगर हम लोग अलग अलग तरीकों से जोड़ेंगे तो बताइए इनमें से कौन सा यहाँ पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर भी आपका 3R है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन अगर आप बी वाले को देखेंगे तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल राइट रहेगा, यानी कि ये हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं अगर इस तरीके से आप प्रश्न दिया जाए तो, ठीक है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। इसी तरीके से आप लोग को आंसर देना है। देखिए अगला प्रश्न आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की विमीय सूत्र के समतुल्य विमा की जो राशि है वो क्या होगी। बिल्कुल दोस्तों 43 की जो राइट है वो आपको जाएंगे b² 2 म्यू नॉट। ऑप्शन आपके 43 के बिल्कुल करेक्ट उत्तर आएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित जो है वो पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा, ठीक है। 44 का जो यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों वो है आपके σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए चालक पदार्थ से असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का जो मान है वो σ/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। राइट आंसर 44 के आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, 4 संधारित्रों में से प्रत्येक की जो धारिता है वो कितना है, 2 माइक्रोफराड है। अगर 1 माइक्रोफराड का एक संधारित्र बनाने के लिए उसमें जोड़ना जो होगा वो कैसे जोड़ना होगा बताइएगा। श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में,
कुछ श्रेणी क्रम है या फिर कुछ समांतर क्रम है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको पूछा गया है कि 4 संधारित्र है और उसको हमको 8 प्राप्त करना है, तो किस तरीके से जोड़ेंगे? 2 + 2 + 2 + 2 करके जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। अब आप बताइए 2 + 2 + 2 + 2 कौन सा फॉर्मूला है? हम लोग जानते हैं बिल्कुल C1 + C2 + C3 + C4 है। अब C1 C2 C3 ये क्या होता है? सी इक्विवेलेंट होता है। अब आप लोग बताइए ये सीरीज क्रम में है या फिर ये समांतर क्रम में है? ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों? ये जो है आपका समांतर क्रम का फॉर्मूला है। ध्यान रखिएगा प्रतिरोध का बिल्कुल उल्टा होता है। 45 के आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। यानी कि जब भी आपको फॉर्मूला पूछा जाए कि संधारित्र की जो समांतर फॉर्मूला है वो क्या होती है, तो दोस्तों संधारित्र की जो समांतर फॉर्मूला है वो C1 + C2 + C3 + C4 + C5 अनंत तक इंफिनिटी तक होता है। ठीक है, वहीं पे अगर आपको पूछे श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला है वो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप लोग 8 माइक्रोफैराड प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 2 माइक्रोफैराड को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, किसी दिए गए पृष्ठ के लिए गॉस का जो नियम है किस प्रकार लिखा गया है? बताइएगा यहाँ पर, यानी कि इस प्रकार लिखा गया है, ये दिया हुआ है। अब आप लोग बताइए, इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पृष्ठ पर ई अवश्य ही शून्य है। 46 के जो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह पृष्ठ से होकर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो है शून्य है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है, हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो क्या होगा? 41 के दोस्तों बिल्कुल आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो है आपका 1/ε। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपके 47 के बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, एक आविष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी शून्य, सतह के लंबवत या फिर क्या होगा? बिल्कुल 48 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे, वह सतह के लंबवत होती है। एक आविष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, द्रव्य के एक बिंदु को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की जो प्रवृत्ति है वो क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है? इनमें से कोई नहीं। 49 की दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वह घटती है। ठीक है, तो द्रव्य के एक बिंदु को आवेशित अगर करेंगे, चार्ज करेंगे, तो दोस्तों उसकी जो सिकुड़ने की प्रवृत्ति है वो क्या होती है? घटती है। तो 49 के आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, दो संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की जो धारिता है वो सी दिया हुआ है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कितना आसान प्रश्न है, मैंने अभी आपको बताया कि श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/C इक्विवेलेंट बराबर, यानी कि समतुल्य बराबर 1/C1 + 1/C2। ठीक है, और जब भी आप इसको जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों का धारिता जो है वो सी दिया हुआ है, तो आपको फॉर्मूला बेसिकली क्या लिखना है? 1/C + 1/C। ठीक है, जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका ऊपर में 2 जाएगा, नीचे में C आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर आपका जो है कल भी हम लोग ये गलती कर दिए थे, गलती नहीं करना है, 2/C होता है। ठीक है, अब जब भी आप लोग दोस्तों C इक्विवेलेंट निकालेगा तो C इक्विवेलेंट आपका ऊपर चला जाएगा और C इक्विवेलेंट ऊपर जाके 2/C नहीं C/2 आपका राइट आंसर होगा, यानी कि C/2 ऑप्शन सी आपके बिल्कुल 50 के राइट आंसर आएंगे। ध्यान रखिएगा, समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C1 + C2 + C3 + C4, श्रेणी क्रम का होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और सॉल्व आप मिनटों में, सेकंडों में सॉल्व आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपका 51 नंबर, यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से जो उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। यानी कि बहुत सारा संधारित्र जो है आपके पास उपलब्ध है, अगर हम लोग उसको उच्च धारिता यानी कि ज्यादा पावर उससे लेना चाहेंगे तो बताइए उसको कौन से क्रम में जोड़ना पड़ेगा? ये प्रश्न आपको पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वह समांतर क्रम में। ठीक है, बहुत लोग मिश्रित क्रम में लिखते हैं, बहुत लोग जो है यहाँ पर मिश्रित क्रम लगा देता है, जो कि आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ज्यादा अगर उच्चतम धारिता प्राप्त करना है तो उसको समांतर क्रम में जोड़ना ही पड़ेगा, मिश्रित क्रम आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, बाकी श्रेणी क्रम तो होगा ही नहीं। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच जो अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर दोस्तों उसकी जो धारिता है वो क्या होगी? ऑब्वियसली बात है, क्या हो जाएगा बताइएगा? तो बिल्कुल 52 की राशि बढ़ती है। यानी कि कोई भी अगर संधारित्र होगा कोई भी, तो उसके अगर आप उसके बीच में अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक पदार्थ को यानी कि अभ्रक की एक पतली प्लेट कुछ भी रख देंगे तो उसकी जो धारिता है दोस्तों वो बढ़ेगी, उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53, कई बार आपको ये प्रश्न पूछा गया है, वैसे जितना भी प्रश्न करवाया सभी पूछा हुआ प्रश्न आपका, किसी संधारित्र पर आवेश की जो स्थिति ऊर्जा का व्यंजक है वो क्या हो जाएगा? 53 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट आपका, बिल्कुल आपको जाएंगे, वो E = ½ CV², ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, आवेश वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा की वृद्धि होती है, ऊर्जा का मान नियत रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? 54 का दोस्तों आंसर आपको जाएंगे, वो है ऊर्जा का जो है ह्रास होता है। ठीक है, तो आवेश वितरण से क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास होता है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब इसकी जो धारिता है वो क्या होती है? बढ़ती जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, पर शून्य हो जाता है। 55 के जो बिल्कुल आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है आपके
बिल्कुल ये घटती है, ठीक है, घटती है, राइट आंसर होगा 55 का बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56, आर त्रिज्या और एल लंबाई का एक बेलन ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि बेलन की जो अक्ष है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर है। तो बताइए बेलन के पृष्ठ से कुल फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा। 56 की जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल 56 के राइट आंसर क्या हो जाएंगे, वो है 0, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, जब भी किसी तरह का हार्ड प्रश्न पूछा जाता है ना, थोड़ा सा लगेगा कि टफ है, तो उसका अक्सर 0 हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। आंसर जो है वही होता है। अगर तुक्का लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। देखिए निम्न में से किसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो ई स्क्वायर, अच्छा फटाफट बताइएगा तो किसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर क्या होगा। 57 के बिल्कुल राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों, वो है आपके आवेश के अनंत आकार की समतल चादर। तो ऑप्शन सी आपके जो है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 57 का। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, एल लंबाई की भुजा वाले एक घन के केंद्र पर क्यू आवेश स्थित है, घन के किसी पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है, बताइएगा। 58 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका, संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वो है, बताइएगा तो कौन सा होगा। 59 का आंसर फटाफट आप बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आंसर हो जाएंगे, वो है विभवांतर, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 60, समान धारिता के n संधारित्र को पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो बताइए दोनों अवस्थाओं की जो तुल्य धारिताओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। बिल्कुल 60 का फटाफट आप लोग को सही से लगाना है। इसके दूसरा आंसर आपको जाएंगे वो है n², ऑप्शन सी, बहुत गजब। देखिए अगला प्रश्न आपका, यदि गोले पर आवेश जो है वो 10 माइक्रोकूलम है तो उसकी जो सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है वो कितना होगा। 61 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे 36 पाई × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ऑप्शन आपके ए जो है 61 के बिल्कुल आंसर आएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, 64 समरूप बूंदे जिनमें से प्रत्येक की जो धारिता है वो 5 माइक्रोफराड है। तो बताइए इसको मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाता है, जो दो बूंदी की जो धारिता होगी वो क्या होगी। हमने आपको ये भी प्रश्न देखिए कई बार करवाया, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही पूछा जाता है प्रश्न। आंसर आपको देंगे वो है 20 माइक्रोफराड, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका, एक खोखले गोले की त्रिज्या जो है r मीटर तथा उस पर जो आवेश है दोस्तों वो q कूलम है। अब बताइए उसके केंद्र पर जो विद्युत विभव होगा वो क्या होगा। बिल्कुल 63 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो आंसर 63 के ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपके हो जाएंगे 64, ई बराबर जो है आपके 0 दिया हुआ है, ये वाले संदेश में भी का जो दूरी के साथ विवरण होगा वो क्या होगा। 64 का सही आंसर लगाना, बिल्कुल आंसर जाएंगे दोस्तों, वो भी का मान r पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन आपके डी 64 के बिल्कुल राइट आंसर आएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक जो है 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या का गोला है, नाभिक के पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा। 65 का बिल्कुल आंसर आएंगे दोस्तों, वो है 14.4 × 10⁻20 वोल्ट मीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। इसी तरह का आसान प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, एकदम एग्जाम का बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी आपको लड़ना है। और एक चीज बताते हैं, जो भी नर्वस हो जाता है ना, समझिए उसका 50% जो है ना रिजल्ट खराब हो जाता है। तो प्लीज आप लोग नर्वस नहीं होइएगा। हो सकता है जितना आप पढ़े हैं वही प्रश्न आपको सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिले, हो सकता है ना, वैसे तो कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज आप लोग घबराइएगा नहीं, एग्जाम से एग्जाम है, आता जाता रहता है। a single sheet of paper cannot decide my future। एक छोटा सा जो कागज का टुकड़ा है वो किसी का फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता। देखिए 9 × 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या का जो नाभिक है वो z बराबर आपका 15 के परमाणु संख्या दिया हुआ है। तो इस सतह पर जो विद्युत विभव होगा वो क्या होगा दोस्तों। बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया। 66 की जो आंसर है वो आपको जाएंगे, क्या बात है, एकदम 8 × 10⁻6 वोल्ट। ऑप्शन भी आपके आंसर होंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले जो चालक की विद्युत धारिता का जो मान है वो क्या होगा। 67 के दोस्तों आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वो है बढ़ता है, ठीक है। तो विद्युत धारिता का जो मान है वो बढ़ता है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 68, किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर जो विद्युतीय क्षेत्र का मान है वो क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, शून्य होगा या फिर क्या होगा। बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो है आपके शून्य हो जाता है। आंसर 68 के आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 69, यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश जो है वो सिग्मा हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी। 69 के बिल्कुल आंसर आपको जाएंगे, वो है σ/ε सतह के लंबवत, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, लास्ट प्रश्न आपका, R1 और R2 जो है वो त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व तो बराबर है। अब बताइएगा पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या होगा, बताइएगा। बिल्कुल 70 के दोस्तों आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे, 1:1, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी प्रश्नों को किया, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल प्रश्न है। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपको लगेगा कि पूछा हुआ प्रश्न है और बिल्कुल पूछा हुआ है। तो प्लीज जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा उसको आप लोग ध्यान रखने का कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपको बहुत मजे के साथ पढ़ाई जाती है, बहुत मजे के साथ। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपको आंसर की भी मिलेगा। और आज वीडियो को कम से कम शेयर जरूर करना है दोस्तों, तभी आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आएंगे। वैसे तो लेके जरूर आएंगे, लेकिन आप लोग का भी कर्तव्य है, प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा, और कोई अगर गलती हो तो भी जरूर बताइए, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूं सभी स्टूडेंट को। थैंक